दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो दुनिया की ऑल टाइम टॉप 10 मूवीज में से एक है, जिसे IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली है, जिसे तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने रेट किया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि मूवी में कुछ तो खास बात होगी जिसकी वजह से 1994 में आई ये मूवी अभी तक एक क्लासिक कल्ट बनी हुई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है इस मूवी में। लेकिन दोस्तों, इस तरह की मूवीज को आप तक लाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए ताकि हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो के बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसे 1.25x स्पीड पर सेट कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत लॉस एंजलिस के एक आम से दिखने वाले रेस्टोरेंट से होती है। एक कोने की टेबल पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। लड़के का नाम है पंपकिन और लड़की है हनी बनी। दोनों काफी वक्त से साथ हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं करते। रोजगार के नाम पर इनका धंधा है छोटी मोटी लूटपाट करना। अभी भी ये दोनों उसी बारे में बहस कर रहे हैं कि अगला काम कहाँ किया जाए। पंपकिन आइडिया देता है कि क्यों ना किसी बैंक को लूटा जाए। हनी उसके विरोध में कहती है कि बैंक नहीं, किसी शराब की दुकान पर धावा बोलते हैं। थोड़ी देर इधर उधर के तर्क देने के बाद बात रेस्टोरेंट तक आ पहुंचती है। उन्हें लगता है कि ये रेस्टोरेंट भी लूटा जा सकता है, लेकिन फिर खुद ही ये सोचकर रुक जाते हैं कि शायद सिर्फ काउंटर में उतने पैसे ना हो कि रिस्क लेना सही लगे। यहीं से उनके दिमाग में नया प्लान आता है, क्यों ना रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ बैठे हर ग्राहक को भी लूटा जाए। हर टेबल पर बैठे लोगों की जेब में कैश, वॉलेट, गहने सब मिलाकर अच्छा माल निकल सकता है। दोनों इस नए प्लान पर थोड़ी देर और बहस करते हैं और आखिर में तय कर लेते हैं कि उन्हें सचमुच इसी जगह पर डकैती डालनी चाहिए। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, किस करते हैं, फिर अचानक अपनी सीट से उछलकर खड़े हो जाते हैं। दोनों पिस्तौलें निकालकर पूरे रेस्टोरेंट पर तान देते हैं और चिल्लाकर सबको चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करेगा, जो जहां है वही जमे रहेगा। यहीं से कहानी कट होकर सुबह की घटनाओं पर लौट जाती है। हमें दो हिटमैन दिखाए जाते हैं, जूल्स और विंसेंट वेगा। ये दोनों एक नामी गैंगस्टर मार्सेलस वॉलेस के लिए काम करते हैं। आज इन्हें वॉलेस के लिए एक खास चीज वापस लानी है जो एक गैंग के पास मौजूद है। ये चीज बंद है एक रहस्यमयी ब्रीफकेस में। रास्ते में जूल्स और विंसेंट आपस में बातें करते हुए, मजाक करते हुए उस अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं जहां वो गैंग ठहरा हुआ है। दोनों सीधे अंदर घुस आते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि उसके कुछ साथी और भी मौजूद होते हैं। इसी कमरे में पहली बार हमें जूल्स का खतरनाक पागलपन समझ में आता है। जूल्स जिस अंदाज में बात करता है, उसके सवाल, उसके टोन, सामने वाला कोई भी उसकी बातों में उलझ जाता है। वो एक एक करके सवाल दागना शुरू करता है और जैसे ही जवाब उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता, वो बिना झिझक गोली चला देता है। किसी को मारने से पहले वो सेकंड भर भी सोचता नहीं। दूसरी तरफ विंसेंट बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने में उसे भी कोई हिचक नहीं। दोनों की पर्सनैलिटीज अलग हैं, पर एक बात कॉमन है, गोली चलाने में दोनों पागल हैं। थोड़ी ही देर में कमरे में मौजूद लगभग सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। अंत में विंसेंट को वो ब्रीफकेस मिलता है जिसे लेने वो आए थे। जैसे ही वो ब्रीफकेस खोलता है, अंदर से तेज सुनहरी रोशनी जैसी चमक निकलने लगती है। विंसेंट कुछ पलों के लिए उस चमक में खो जाता है, जैसे किसी जादुई चीज को देख लिया हो। फिर वो चुपचाप ब्रीफकेस बंद करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। सीन कट होता है कुछ देर बाद की एक नाइट क्लब जैसी जगह पर, जहां हम खुद मार्सेलस वॉलेस को देखते हैं। उसके सामने बैठा है एक बॉक्सर बुच। बुच काफी नामी बॉक्सर है, लोग उस पर दांव लगाते हैं और यही बात वॉलेस अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो बुच से साफ साफ कहता है कि आज की फाइट उसे जानबूझकर हारनी पड़ेगी। इस बीच क्लब में अलग अलग कपड़े पहने जूल्स और विंसेंट भी दिखाई देते हैं। उनके हाथ में वही ब्रीफकेस है। उनके कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे जल्दी जल्दी में कहीं से बदल कर आए हों, यानी रास्ते में इनके साथ भी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। थोड़ी बातचीत के बाद जूल्स वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जबकि विंसेंट बार काउंटर पर बैठा रह जाता है। बुच वॉलेस से सौदा निपटा कर आता है और काउंटर पर शराब लेने बैठता है। यही उसकी मुलाकात विंसेंट से होती है। बात शुरू होते होते दोनों एक दूसरे को ताना देने लगते हैं, फिर गालियां तक आ जाती हैं। विंसेंट बुच की खूब बेइज्जती करता है। बुच अंदर ही अंदर तिलमिला उठता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि तभी वॉलेस वहां आ जाता है। विंसेंट वॉलेस के पास जाकर उसे ब्रीफकेस सौंप देता है। ब्रीफकेस की झलक देखते ही वॉलेस का मूड खिल उठता है। जिस तरह वो खुश होकर बात करता है, उसे देखकर बुच भी नोटिस करता है कि इस आदमी की नजर में विंसेंट कितना खास है।
फिर वॉलेस कैजुअली कहता है कि वो बाहर जा रहा है और उसकी पत्नी मिया वॉलेस घर पर अकेली है। उसे घर में अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए अब विंसेंट की जिम्मेदारी है कि वो आज रात मिया को बाहर ले जाए, उसे एंटरटेन करे और ये ध्यान रखे कि वो बोर ना हो। विंसेंट हामी भर देता है कि वो सब संभाल लेगा। थोड़ी देर के बाद मिया के घर जाने से पहले विंसेंट एक तैयारी करने निकलता है। वो अपने दोस्त लांस के घर पहुंचता है, जिसके पास तरह तरह के खतरनाक नशे मौजूद हैं। विंसेंट उससे पूछता है कि आज कुछ खास है क्या। लांस उसे हेरोइन का एक भारी डोज देता है, जो विंसेंट सीधे अपने नस में इंजेक्ट कर लेता है। नशा चढ़ते ही वो मदहोश सा हो जाता है और खुद को पार्टी रेडी महसूस करने लगता है। इसी हालत में वो मिया को लेने उसके घर पहुंचता है। मिया खुद भी नशे की शौकीन है, उसे पहले से ही काफी हाई दिखाया जाता है। विंसेंट उसे देखते ही समझ जाता है कि वो भी अभी कम नशे में नहीं है। वो पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? विंसेंट बताता है कि वो उसे एक स्पेशल क्लब में ले जा रहा है, जहाँ का खाना लाजवाब है और म्यूजिक भी। दोनों जैक रैबिट स्लिम्स जैसे 50s थीम वाले फन रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। खाना ऑर्डर करते वक्त दोनों अपने अपने बारे में बात करते हैं। मिया बताती है कि वो पेशे से एक्ट्रेस है, टीवी पायलट शो वगैरह किए हैं, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। असल में वो ज्यादातर वॉलेस के पैसे और लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है। विंसेंट उसके उलट अपने बारे में बहुत कम खोलता है। जब बैकग्राउंड में म्यूजिक तेज होता है, मिया विंसेंट से कहती है कि यहाँ हर बार कपल्स के बीच में डांस कॉन्टेस्ट होता है और जो जोड़ी सबसे अच्छा ट्विस्ट डांस करती है उसे ट्रॉफी मिलती है। वो जिद करती है कि विंसेंट उसके साथ स्टेज पर चले, बहुत मजा आएगा। कुछ ना नुकुर के बाद में विंसेंट भी मान जाता है। नशे में झूमते हुए ये दोनों स्टेज पर चढ़ते हैं और अपना आइकॉनिक डांस शुरू करते हैं। फंकी, अजीब लेकिन बेहद एंटरटेनिंग। सब लोग उनका डांस देखकर झूम उठते हैं और आखिर में वो ट्रॉफी लेकर टेबल पर लौटते हैं। विंसेंट और मिया दोनों का नशा अब चरम पर है। डांस, खाना और म्यूजिक के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है तो विंसेंट बाथरूम में चला जाता है, खुद से ये सोचने कि आगे उसे क्या करना चाहिए। क्या मिया के और करीब जाना ठीक होगा या उसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आखिर में वो उसके बॉस मार्सेलस वॉलेस की पत्नी है। उधर मिया टेबल पर अकेली बैठी होती है। उसकी नजर विंसेंट के कोट पर पड़ती है, जो कि वहीं रखा होता है। वो यूं ही कोट की जेब टटोलती है तो उसे अंदर से एक छोटा सा पैकेट मिलता है जिसमें सफेद पाउडर है। मिया समझती है कि ये वही पाउडर है जिसे वो आम तौर पर लेती है, जबकि असल में ये वही हेरोइन है जिसे विंसेंट ने थोड़ी देर पहले नशे में इंजेक्ट किया था, यानी कहीं ज्यादा खतरनाक। अब बिना कुछ सोचे समझे मिया उस पाउडर को नाक से खींच लेती है। कुछ ही सेकंड्स में पाउडर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। उसका शरीर जवाब देने लगता है। पहले वो गिर पड़ती है, नाक से खून आने लगता है, फिर मुंह से झाग निकलने लगता है। विंसेंट जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है और उसे इस हालत में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे फौरन समझ में आ जाता है कि अगर मिया मर गई तो मार्सेलस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। विंसेंट कंफ्यूज है। अगर वो मिया को हॉस्पिटल ले जाए तो पुलिस केस बनेगा, ड्रग्स ओवरडोज, सारी बातें खुल जाएंगी। फिर बात सीधे वॉलेस तक पहुंच जाएगी। वो रिस्क लेना नहीं चाहता। घबराहट में वो फैसला करता है कि मिया को सीधे लांस के घर ले जाएगा, क्योंकि वही ड्रग डीलर है और शायद कुछ कर सके। वो आधी मरी आधी जिंदा मिया को कार में पटककर तेजी से लांस के घर पहुंचता है। शुरू में लांस चिल्लाता है, मना करता है कि उसे इसमें मत घसीटो, लेकिन विंसेंट भी जोर देता है कि ये सब तुम्हारे माल की वजह से हुआ है, अब इसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहस के बीच में मिया की हालत और बिगड़ती जाती है। आखिर में लांस और उसकी गर्लफ्रेंड मिया को फर्श पर लेटाते हैं। लांस एक मेडिकल किट निकालता है और बताता है कि उसे सीधा दिल पर एक खास इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी उसकी हार्ट बीट वापस आ सकती है। वो एक बड़े इंजेक्शन में एड्रानिल जैसा ड्रग भरता है। कमरे में सबकी जान सूखी हुई है, खासकर विंसेंट की, जो इसे होते हुए देख भी रहा होता है और खुद भी आधे नशे में है। अब सवाल उठता है कि ये इंजेक्शन कौन लगाएगा। सब एक दूसरे को देखते हैं, कोई आगे नहीं आता। विंसेंट बार बार कहता है कि लांस ट्राई करे, लेकिन लांस पीछे हटता है। आखिर में विंसेंट खुद सुई पकड़ता है, मिया की छाती पर निशान बनाता है और पूरी ताकत से इंजेक्शन सीधे उसके दिल में घोंप देता है। 1 सेकंड की खामोशी के बाद मिया झटके से उठकर बैठ जाती है, जोर से सांसें लेते हुए, जैसे मौत के मुंह से वापस आई हो। ये देखकर सबकी जान में जान आती है। सबसे ज्यादा राहत विंसेंट को मिलती है। थोड़ी देर के बाद विंसेंट मिया को उसके घर छोड़ने आता है। कार में और घर के अंदर दोनों के बीच में बहुत अजीब सा सन्नाटा है। आखिर में विंसेंट कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा, चाहे जो हो। मार्सेलस को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मिया भी वादा करती है कि वो कुछ नहीं बताएगी। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में एक और ट्रैक पर जंप करती है।
अब हम बुच के बचपन की झलक देखते हैं। छोटा बुच घर पर बैठा है, तभी उसके पास एक फौजी यूनिफॉर्म में कैप्टन आता है, जो उसके पिता का पुराना दोस्त है। वो एक छोटी गोल्डन घड़ी निकालकर बुच को दिखाता है और बताता है कि ये घड़ी उसके परदादा की थी। परदादा से दादा, दादा से पिता, पीढ़ी दर पीढ़ी ये घड़ी परिवार में चली आ रही है। कैप्टन बताता है कि वो और बुच का पिता वियतनाम युद्ध में साथ थे। जब उसके पिता मरने वाले थे तो उन्होंने ये घड़ी उसे सौंप दी थी और कहा कि चाहे जितनी मुसीबत आए, ये घड़ी उसके बेटे तक पहुंचनी चाहिए। कैप्टन आगे बताता है कि उन्हें दुश्मनों ने कैदी बना लिया था। तलाशी इतनी कड़ी थी कि उनके पास इस घड़ी को छुपाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे अपने पिछवाड़े में छुपाया। कई सालों तक एक एक कैदी इसे बारी बारी से ऐसे ही छुपाता रहा ताकि घड़ी दुश्मनों के हाथ ना लगे। बहुत मुश्किलों के बाद वो ये घड़ी बुच तक लेकर आया है। बुच इस घड़ी को गंभीरता से हाथ में लेता है। अब सीन कट होकर वापस से वर्तमान समय में आता है। अब बड़ा होकर वही बुच रिंग में अपनी फाइट खत्म कर चुका है। उधर मार्सेलस वॉलेस के पास लोग खबर लेकर आते हैं कि बुच ने फाइट हारने की जगह उसे बुरी तरह से जीत लिया है। उसने अपने प्रतिद्वंदी को इतना पीटा कि उसकी वही रिंग में मौत हो गई। वॉलेस आग बबूला हो जाता है। उसने बुच को पहले से ही पैसे देकर फिक्स किया था कि वो फाइट हारेगा, लेकिन बुच ने डील तोड़ दी। ऊपर से सट्टा लगाने वालों के ढेरों पैसे भी उलट गए, क्योंकि सबने बुच के हारने पर दाव लगाया था। अब वॉलेस को भी भारी नुकसान है और वो तय करता है कि बुच को किसी भी हाल में ढूंढ कर खत्म करेगा। इधर बुच शहर से भागने की कोशिश में एक टैक्सी में बैठा है। टैक्सी ड्राइवर एक लड़की होती है जिसका नाम है एस्मेरेडा। वो बुच को पहचान लेती है और कहती है कि वो उसी फाइटर को लेकर जा रही है जिसने अपने विरोधी को मार डाला। रास्ते भर दोनों बातें करते हैं। बुच थोड़ा शांत रहता है। आखिर में एस्मेरेडा उसे एक मोटेल के सामने उतारती है। वो उसे पैसे देकर कमरे की ओर चला जाता है। उस कमरे में पहले से उसकी गर्लफ्रेंड फैबियन उसका इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि बुच ने वॉलेस को धोखा देने की प्लानिंग काफी पहले से करके रखी थी। उसने पहले ही फैबियन को कह दिया था कि वो उनका अपार्टमेंट खाली करके इस मोटेल में आ जाए, क्योंकि फाइट जीतते ही वो सीधा यहाँ आएगा और अगली सुबह दोनों शहर छोड़कर उसके होम टाउन भाग जाएंगे। फिर मौका देखकर देश से भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सुबह होते ही सीन पलट जाता है। बुच अचानक गुस्से में भड़क उठता है, क्योंकि फैबियन बताती है कि वो उसकी गोल्ड वॉच, वही खास घड़ी, अपने पुराने अपार्टमेंट में भूल गई है। बुच के लिए ये घड़ी सिर्फ एक चीज नहीं, उसके पिता और पूरे परिवार की याद है। वो इतना गुस्से में आ जाता है कि कमरे का सामान तोड़ने लगता है, टीवी पर हाथ उठा देता है, चीजें फेंकता है, फिर खुद को संभालता है। थोड़ी देर के बाद वो तय करता है कि जो भी रिस्क हो वो अपनी घड़ी लेने जाएगा ही। वो फैबियन की कार को लेकर निकलता है। सामने के मेन गेट से नहीं, बल्कि पीछे के रास्ते से अपार्टमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वॉलेस के लोग हर जगह घात लगाए बैठे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पूरे घर में घुसता है, हर तरफ नजर दौड़ाता है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने कमरे में जाता है और कुछ ही देर में वो गोल्ड वॉच उसे मिल भी जाती है। घड़ी पॉकेट में रखकर वो राहत की सांस लेता है और निकलने के लिए मुड़ता है कि तभी उसकी नजर किचन काउंटर पर पड़ी एक मशीन गन पर जाती है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि घर में कोई और भी मौजूद है, शायद वही जिसे उसे खत्म करने भेजा गया है। बुच धीरे से आगे बढ़कर उस मशीन गन को उठा लेता है। बुच जैसे ही मशीन गन को हाथ में लेकर बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से फ्लश की आवाज आती है। वो दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और बाहर आता है विंसेंट, पूरी तरह बेखबर की मौत सामने खड़ी है। बाहर निकलते ही वो बस एक सेकंड के लिए बुच को देख पाता है और अगले ही पल बुच उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। विंसेंट वहीं ढेर हो जाता है। बुच फिर मशीन गन से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाता है। सब कुछ साफ सुथरा रखकर अपार्टमेंट से निकल जाता है। वो फैबियन की कार को लेकर भाग पड़ता है। कुछ दूरी पर एक मोड़ पर वो गाड़ी रोकता है। तभी सड़क पार करते हुए उसे सामने मार्सेलस वॉलेस दिखाई देता है। दोनों की नजरें मिल जाती हैं। बुच समझ जाता है कि वॉलेस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गाड़ी सीधे उसी के ऊपर चढ़ा देता है और भागने की कोशिश करता है। वॉलेस बुरी तरह से चोटिल हो जाता है, लेकिन मरता नहीं। वहीं बुच की कार भी टकराकर पलट जाती है और वो खुद भी जख्मी हो जाता है। घायल हालत में बुच कार से निकलकर भागने लगता है और पीछे से वॉलेस उसका पीछा करता है। कुछ देर की भागदौड़ के बाद बुच एक सेकंड हैंड सामान की दुकान में घुस जाता है, जहां का मालिक है मेनार्ड। बुच उसे हालात समझाने वाला ही होता है कि तभी अंदर धड़ाम से वॉलेस घुसता है।
वो बंदूक तान देता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई किसी पर हावी हो, मेनार्ड खुद बंदूक उठाकर इन दोनों पर तान देता है और दोनों को काबू में कर लेता है। मेनार्ड उन्हें नीचे बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है और अपने साथी जेड को फोन करता है। बेसमेंट में पहले से ही एक और आदमी बंधा हुआ है, जिसे देखकर साफ हो जाता है कि ये दोनों सिर्फ दुकानदार नहीं, पूरी तरह से साइको हैं। ये ऐसे ही लोगों को पकड़कर रखते हैं, उनके साथ अजीब और बीमार हरकतें करते हैं, फिर किसी दिन मार डालते हैं। पहले दोनों बुच और मार्सेलस एक ही कमरे में बंधे होते हैं, फिर जेड मार्सेलस को घसीटकर एक दूसरे कमरे में ले जाता है, जबकि बुच वहीं रह जाता है। अगले ही दृश्य में हम देखते हैं कि जेड और मेनार्ड मार्सेलस का शारीरिक शोषण कर रहे होते हैं। ये दृश्य इतना घिनौना होता है कि खुद दर्शक के लिए भी असहज करने वाला हो जाता है। इधर बुच किसी तरह अपने बंधे हाथ खोल लेता है, सामने बैठे गार्ड को पीटकर बेहोश कर देता है और ऊपर की ओर भाग निकलता है। ऊपर आकर वो रुक जाता है। उसके कानों में मार्सेलस की दर्द भरी चीखें साफ सुनाई दे रही होती हैं। अब उसके सामने ये दुविधा आ जाती है, वो भाग जाए और मार्सेलस को उसी के हाल पर छोड़ दे या वापस नीचे जाकर उसकी मदद करे। अगर वो वॉलेस को बचाएगा तो वही वॉलेस बाद में उसे मार सकता है, अगर नहीं बचाएगा तो उसे मरते तड़पते नहीं देख पा रहा। आखिरकार उसके अंदर का कुछ बदलता है और वो वापस जाने का फैसला करता है। वो दुकान के इधर उधर हथियार ढूंढता है, पहले चाकू, फिर हथौड़ा, फिर आखिर में ऊपर लटकी एक सामुराई तलवार काताना उठाता है। उसे हाथ में लेकर वो वापस बेसमेंट की ओर उतरता है। वो कमरे में दाखिल होता है तो सामने वही भयानक दृश्य देखता है। मेनार्ड और जेड मार्सेलस के साथ जुल्म कर रहे हैं। बुच धीरे धीरे पीछे से आगे आता है और सबसे पहले काताना से मेनार्ड पर वार करता है, उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर जेड पर हमला करता है। जेड अभी भी पूरी तरह से नहीं मरता। उतने में मार्सेलस खुद आजाद होकर बंदूक पकड़ लेता है और जेड के निचले हिस्से में गोली झोंक देता है, उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है। अब बुच मार्सेलस से पूछता है कि क्या वो ठीक है। मार्सेलस कहता है कि मैं ठीक से बहुत आगे निकल चुका हूँ, यानी जो हुआ उसके बाद अब वो सिर्फ बदले और सजा के बारे में सोच रहा है। बुच घबराकर पूछता है कि अब हमारे बीच क्या होगा। वॉलेस साफ कहता है कि तुम तुरंत शहर छोड़कर चले जाओ और आज जो कुछ यहाँ देखा उसके बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। वो वादा करता है कि अब वो बुच के पीछे नहीं आएगा। उसके लिए बदला अब जेड और मेनार्ड के साथ निपटने में पूरी तरह होगा। बुच बिना समय गवाए वहाँ से भाग जाता है। बाहर निकलकर वो जेड की मोटरसाइकिल उठाता है और सीधे मोटेल में फैबियन के पास पहुँचता है। फैबियन बार बार उसी सवाल पर अटकी रहती है कि उसकी कार कहाँ है। बुच जल्दी में कहता है कि वो सब समझाने का समय नहीं है, बस तुरंत बाइक पर बैठो और निकलो। दोनों बाइक पर बैठकर शहर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। कहानी फिर से वापस फ्लैशबैक मोड में सर्कल पूरा करती है। अब हम फिर उसी टाइमलाइन में आते हैं जहां जूल्स और विंसेंट ब्रीफकेस लेने पहुंचे थे, यानी विंसेंट के मारे जाने से पहले की घटना। दोनों ब्रीफकेस लेकर पहले से ही काफी गुस्से में हैं, क्योंकि सामने वाले गिरोह ने मार्सेलस वॉलेस का सामान चुराने की जरूरत की। जूल्स कमरे में मौजूद लड़के को मार देता है। उन्हें लगता है कि काम खत्म हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि गैंग का एक और बंदा बाथरूम में छुपा बैठा है। कुछ सेकंड्स के बाद वो आदमी बाथरूम से निकलकर पागलों की तरह जूल्स और विंसेंट पर गोलियां चला देता है। पूरे मैगजीन की गोलियां दीवार, दरवाजे, पीछे की तरफ जा लगती है, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक भी गोली दोनों को छूती तक नहीं। गोलियां खत्म होने पर वो आदमी सामने देखता है और खुद भी हैरान रह जाता है कि कैसे दोनों जिंदा खड़े हैं। जवाब में जूल्स और विंसेंट बिना वक्त गवाए उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वहीं कमरे में मार्विन नाम का एक लड़का भी मौजूद है, जो मार्सेलस वॉलेस के लिए इनसाइड मैन की तरह काम कर रहा था और इसी ने वॉलेस को ब्रीफकेस की लोकेशन बताई थी। मगर जूल्स अब किसी और ही सोच में डूबा है। दीवार में फंसी गोलियों को देखता हुआ वो विंसेंट से कहता है कि उसने कुछ समय पहले एक किताब में पढ़ा था कि अगर इंसान मौत के इतने करीब जाकर भी बच जाए तो ये कोई इशारा होता है, खासकर तब जब उसका काम खुद ही गंदा हो। ये मानो कि ऊपर से दूसरा मौका मिलता है कि वो इस धंधे को छोड़ दे। जूल्स कहता है कि उसे लगता है अभी अभी जो कुछ हुआ वो उसका दूसरा मौका है। वो फैसला करता है कि जैसे ही ये ब्रीफकेस मार्सेलस को सौंप देगा वो क्राइम की दुनिया छोड़ देगा। अब वो और हत्याएं नहीं करेगा, ये उसका आखिरी काम होगा। विंसेंट जूल की ईश्वर का संकेत वाली बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है जूल्स ओवर थिंकिंग कर रहा है। वो उसे पागल कहकर बात को टाल देता है। दोनों मार्विन को साथ लेकर कार में बैठते हैं और ब्रीफकेस के साथ मार्सेलस वॉलेस के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं।
रास्ते में भी जूल्स वही बात दोहराता रहता है कि इतनी गोलियां चलने के बाद भी जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं, उन्हें इसे एक दूसरे मौके की तरह लेना चाहिए। विंसेंट को ये सब बकवास लग रहा है। झुंझुलाकर वो पीछे सीट पर बैठे मार्विन से बात करने लगता है, लेकिन इस दौरान वो भूल जाता है कि उसकी बंदूक सीधे मार्विन की ओर तनी हुई है। गुस्से में बहस करते करते उसके हाथ से गोली से ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधे मार्विन के सिर में लगती है। मार्विन वहीं पर मर जाता है। पूरा कार का इंटीरियर खून और दिमाग के टुकड़ों से भर जाता है, जिससे दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। अगर इस हालत में आगे बढ़े तो पहले रेड लाइट या पेट्रोल पंप पर कोई भी पुलिस वाला उन्हें देखकर रोक सकता है। जूल से सुझाव देता है कि पास में ही उसके एक दोस्त जिमी का घर है, वहां चलकर कार छुपाई जा सकती है। वो तुरंत जिमी के घर पहुंचते हैं और कार को गैराज में लगा देते हैं। जिमी साफ कह देता है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। उसकी पत्नी नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल में काम करती है और ठीक 1 घंटे में घर लौट आएगी। अगर उसने गाड़ी की ये हालत देख ली तो सीधा पुलिस को बुला लेगी। टाइम प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मजबूरी में जूल्स मार्सेलस वॉलेस को फोन करके पूरी सिचुएशन बता देता है। वॉलेस घबराने के बजाय कहता है कि चिंता मत करो, वो एक प्रोफेशनल क्लीनर भेज रहा है। कुछ ही देर में वहां पहुंचता है विंस्टन वुल्फ। वुल्फ आते ही पूरे हालात को स्कैन करता है और बहुत ही शांत सोचे समझे तरीके से उन्हें निर्देश देने लगता है। सबको लगा था कि वुल्फ खुद बड़ा काम करेगा, लेकिन असल में वो प्लान बनाता है और सारा गंदा काम इन 2 हिटमैन से करवाता है। सबसे पहले वो उन्हें नहलाने, खून साफ करने और साफ कपड़े पहनने के लिए बोलता है। जिमी को निर्देश देता है कि वो अपनी पुरानी टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स उन्हें दे दे। फिर वो कार और लाश की चिंता अपने हाथ में लेता है। वो एक महिला मॉन्स्टर जो से कांटेक्ट करता है। जूल्स और विंसेंट खून से सनी कार को ड्राइव करके जो के यार्ड तक ले जाते हैं, जहां वो लाश और कार दोनों को गायब कर देगी। इस तरह सबसे बड़ा सबूत भी रास्ते से हट जाता है। ये सब निपटाने के बाद जूल्स और विंसेंट नॉर्मल कपड़ों में एक आम इंसान की तरह नजदीकी रेस्टोरेंट में नाश्ता करने बैठते हैं। यही वो रेस्टोरेंट है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। यहाँ पंपकिन और हनी बनी अपनी डकैती का प्लान बना रहे थे। अब एक तरफ की टेबल पर ये दोनों हैं और दूसरी तरफ जूल्स और विंसेंट। जूल्स अभी भी अपनी बात पर अड़ा है। वो विंसेंट से कहता है कि वो पूरी तरह से सीरियस है। वो सच में इस क्राइम की दुनिया को छोड़ने वाला है, क्योंकि गोलीबारी वाली घटना में उसने ईश्वर का संकेत देख लिया है। विंसेंट हंसकर पूछता है कि क्या वो सच में ये सब छोड़ देगा। जूल्स कहता है हाँ, अब वो लोगों की मदद करेगा, भलाई करेगा, यही उसका नया रास्ता होगा। तभी अचानक वही होता है जो शुरुआत में देखा था। पंपकिन और हनी बनी खड़े होकर पूरे रेस्टोरेंट पर बंदूक तान देते हैं। वो सबका सामान लूट रहे हैं और अब धीरे धीरे जूल्स और विंसेंट की टेबल की तरफ भी बढ़ते हैं। विंसेंट चुपचाप अपना वॉलेट निकाल कर दे देता है। पैसे देने में उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब पंपकिन उस रहस्यमयी ब्रीफकेस को भी छीनने की कोशिश करता है, जो कि मार्सेलस वॉलेस का है। पहले जूल्स उसे शांत करने की कोशिश करता है, समझाता है कि ये ब्रीफकेस उसकी समझ से बाहर की चीज है, लेकिन पंपकिन नहीं मानता। अब जूल्स मजबूर होकर अपनी असली पहचान दिखाता है। वो पिस्तौल निकालकर सीधे पंपकिन पर तान देता है और उसी समय विंसेंट भी उठकर हनी बनी पर बंदूक तान देता है। दोनों छोटे चोरों की हालत खराब हो जाती है। जूल्स पंपकिन को ठंडी आवाज में बताता है कि शायद उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है और उसने कितने लोगों को मार गिराया है। वो कहता है किसी और दिन होता तो आज तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की लाश यहीं फर्श पर पड़ी होती, लेकिन आज का दिन अलग है, क्योंकि आज ही मुझे भगवान का संदेश मिला है और मैं लोगों को मारने की राह छोड़ रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। वो पंपकिन से कहता है कि अपना वॉलेट उठा ले, उसमें रखे सारे पैसे भी ले जाए और जैसा उसने सोचा था बाकी लोगों से भी पैसा ले और यहाँ से निकल जाए। पंपकिन डरता है कि कहीं वॉलेट उठाते ही जूल्स उसे गोली न मार दे, इसलिए पहले तो मना करता है। जूल्स दोबारा कड़ी आवाज में कहता है कि आज उसका भाग्य अच्छा है, वो इसे और बेहतर बना सकता है। वॉलेट लो, पैसे लो और निकल जाओ। आखिरकार पंपकिन और हनी बनी दोनों कांपते हुए पैसे समेटते हैं। बाकी ग्राहकों से भी जो लूटा है वो लेकर भाग जाते हैं। उनका दिमाग इतना हिल चुका होता है कि संभव है दोबारा से ऐसी हरकत करने से पहले वो 100 बार सोचे। उनके निकलते ही जूल्स और विंसेंट भी उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। अब वो ब्रीफकेस लेकर मार्सेलस वॉलेस के पास उसके क्लब की ओर जाएंगे, जहां से आगे की कहानी हम पहले ही देख चुके हैं। वही क्लब वाला सीन, ब्रीफकेस की डिलीवरी, बुच से भिड़ंत और फिर बाद के सारे क्रॉस कनेक्टेड इवेंट्स। यहीं पर इस नॉन लीनियर टुकड़ों में बुनी हुई कहानी की सर्कल पूरी होती है।
शुरुआत का रेस्टोरेंट सीन अंत में आकर अपने पूरे मायने के साथ बंद हो जाता है। पल्प फिक्शन सिर्फ एक फिल्म नहीं, फिल्म मेकिंग की मास्टर क्लास है। इसीलिए ही इसकी IMDb रेटिंग इतनी ज्यादा है और इसे ऑल टाइम टॉप 10 फिल्मों में गिना जाता है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, क्राइम की दुनिया में छुपी फिलॉसफी, छोटे छोटे कैरेक्टर मोमेंट्स, डार्क ह्यूमर, आइकॉनिक डायलॉग्स और हर सीन में टॉरंटिनो का अनोखा स्टाइल, ये सब मिलकर इसे बार बार देखने लायक बनाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। मूवी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। तब तक आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।